जितनी भी आपकी वीडियो वायरल होती है कि आप एक विशेष समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय के खिलाफ ज्यादातर कुमार बेगूसराय वाला दिल्ली में जाकर भारत को टुकड़े करने की बात कर रहा है। ये मुसलमान नहीं कोई भी सरकार आती है फिलहाल के बारे में कोई बात नहीं करता, ना कोई रोकता है। हाँ, ट्रेन दे सकते हैं, अच्छी ट्रेन दे सकते हैं आपके आने जाने के लिए, मजदूरों को यहाँ से जाने के लिए, काम करने के लिए पूरे देश में ट्रेन दे सकते हैं जाने के लिए, लेकिन उसे रोकने की प्रयास नहीं करते। और आप किनसे उम्मीद रखोगे कि ये आएंगे और पलायन रोकेंगे? आप किनसे उम्मीद रखिएगा कि ये आएंगे जंगल राज रोकेंगे? नमस्कार, आदाब। कानूनी जंग न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास रिपोर्ट। एक ऐसा चेहरा जिसके नाम के आगे लोग गर्व से कहते हैं युवा हिंदू हृदय सम्राट और हिंदू शेरनी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खुशबू पांडे की, जिनके बारे में आपने बहुत सुना होगा। लेकिन आज हम आपको वो सच दिखाएंगे जिसे शायद आपने पहले कभी नहीं जाना। हमारी कानून जंग की टीम दिल्ली एनसीआर के मेरठ से निकलकर सीधे बिहारी मिट्टी की खुशबू समेटते हुए पहुंची बिहार के जमुई जिले में खुद खुशबू पांडे के घर। वहां हुई हमारी आमने सामने की मुलाकात में जो बातें सामने आईं वो हैरान करने वाली थी। खुशबू पांडे ने बेबाक अंदाज में कहा, लोग जो मुझे लेकर दिखाते हैं या कहानियां बनाते हैं, मैं वैसी नहीं हूँ। मैं हर उस विचारधारा के खिलाफ हूँ जो हमारे देश के विरुद्ध जाती है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय से जुड़ी हो। तो आइए सुनते हैं कानूनी जंग के वरिष्ठ संवाददाता नईम खान और हिंदू शेरनी खुशबू पांडे की यह सीधी, खुली और बिना लाग लपेट की खास बातचीत। नमस्कार। आज हमारी कानूनी जंग की टीम पहुंची है दिल्ली से चलकर बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में, और बात करते हैं हिंदू युवा हृदय सम्राट, हिंदू शेरनी जिनको नाम का खिताब दिया गया है। आज उनके आवास पर पहुंचे हैं और बात करते हैं उनसे उनकी जर्नी के बारे में, और जो लोगों का कहना है, एक समुदाय का कहना, विशेष समुदाय का कहना है कि वो हमारे खिलाफ बोलती हैं। आज बात करते हैं उनकी जर्नी और उसके अलावा वो क्या क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार। खुशबू जी, आज हम आपके पास में आए हैं और आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपकी शुरुआत, ये स्टेज पर आना, मीडिया के सामने बोलना, ये किस तरीके से आप पहुंची? जैसे कि मैं बिहार के जमुई जिला की रहने वाली हूँ। मलयपुर गांव है और हर वर्ष हमारे गांव में भगवत महापुराण का पाठ हुआ करता था, जो ग्रामीण लोग मिलके करवाते थे। हमारे कुल पुरोहित है हरिद्वार से, वो आते थे करवाने के लिए। तो जब वो लोग हमसे बात करते थे तो बाकी गांव वालों से हमारा विचारधारा थोड़ा उनको अलग दिखता था। तो उनका कहना था कि आप स्टेज पे आए, लोगों को जागरूक करें। हमारे स्कूल प्रोग्राम हुआ करते थे, कॉलेज भी, हमारे गर्ल्स मिडिल स्कूल मलयपुर, हमारी पढ़ाई हुई है वहाँ पे। फिर हमने 10th-12th करा है कामनी विद्यालय, सभी गवर्नमेंट स्कूल है। तो ऐसे जब भी कोई कार्यक्रम हुआ करते थे, भाषण की प्रतियोगिता हुआ करती थी, तो बचपन से ही मैं इन सब में हूँ कि हाँ, मुझे अपनी बातों को रखना है। हाँ, बोलना है। जो लोगों को हिचकिचाहट होती है ना, तो वो बचपन से बोलते, क्योंकि मेरा यही था ही कि मुझे अपनी बातों को लोगों के सामने रखना है, जो सही है, जो गलत है, हर एक टॉपिक पे। तो चलते आया, फिर मैं मार्शल आर्ट भी मैंने सीखा, नेशनल प्लेयर बनी। फिर यहाँ से मैं दिल्ली गई, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू इंदिरा गांधी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में एज अ कराटे प्लेयर मैं वहाँ ट्रेनिंग भी कर रही थी। उसके बाद सडनली 13 मई 2021 को मैं कनॉट प्लेस गई थी अपने बर्थडे शॉपिंग के लिए, जन्मदिन के शॉपिंग के लिए, और उसी दौरान एक कोई कांग्रेस के पत्रकार प्रवक्ता थे, ज्ञान वापी का मुद्दा उस टाइम उठान पे था। तो उसी दौरान वो मंदिरों के विरुद्ध कुछ शनाब कह रहे थे। उस वक्त मैंने ये नहीं देखा कि कैमरा लगा है या रिपोर्टर्स हैं या क्या हो रहा है। मैं बस घुस गई कि आपने मंदिर के लिए कैसे बोला, हमारे वहां साक्ष्य मौजूद है। फिर क्या हुआ कि सडनली वो वीडियो रातों रात वायरल, और उसके बाद लगातार न्यूज रिपोर्टर्स के फोन कि मैम हम चाहते हैं कि आप हिंदुत्व पे बोलिए, मंदिर पे बोलिए, अपनी बहन बेटियों के साथ जो गलत हो रहा है, जो देश में गलत गतिविधियां हो रही हैं, उनके लिए अपने बातों को रखिए। मंदिर पे बोलना तो ठीक बात है, मंदिर पे बोलना भी चाहिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए बोलना भी चाहिए, लेकिन एक जितने आगामी होने वाले चुनाव, विधानसभा के आ रहे हैं, उसके बाद में फिर सांसद के चुनाव आएंगे, क्या आप इसकी तैयारी में लगे हैं? तो ऐसा क्यों? आप मीडिया से हैं जी, टीआरपी के लिए कुछ भी करेंगे, तो यही काम किया जाता है। हमारा कहना है कि वो मुसलमान गलत है,
इसको काट के निकाल दिया जाएगा। कौन से मुसलमान गलत है? बताइए। जो कस्ताब को पूछते हैं। कौन से मुसलमान गलत है? जो अफजल गुरु को अपना गुरु मानते हैं। कौन से मुसलमान गलत है? जो आतंकवादी हमारे देश में आता है और यहाँ आतंकवादी घटनाएं करता है। मरने में केवल हिंदू नहीं, मुसलमान भी होता है, सिख भी होते हैं, क्रिश्चियन भी होते हैं। क्योंकि ये देश सभी धर्मों का है, तो सभी धर्म के लोग, सभी मजहब के लोग, पंथ के लोग मरने में रहते हैं। और उसको मानने वालों का, अगर आप अफजल गुरु जैसे आतंकवादी का समर्थन करेंगे तो हम आपके विरुद्ध हैं। देश में रहकर विदेश, पड़ोस विदेश की बात। बिल्कुल। तो आप करिए ना, एपीजे अब्दुल कलाम का समर्थन करिए। बिल्कुल। ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, मुझे एक पार्टी का नाम बताइए जो इन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा हो। एक पार्टी का नाम बताइए जो वीर अब्दुल हामिद के नाम पर रखा हो। एक पार्टी का नाम बताइए जो रसखान के नाम पर रखा हो, जिन्होंने भाईचारा का जीता जागता मिसाल पेश किया है कृष्ण भक्त में रम के। नहीं, ये ऐसे मुसलमानों को काफिर बताएंगे। जो मुसलमान देशभक्त हैं उनको काफिर बताएंगे। जो मुसलमान देश के लिए मरना चाहते हैं उनको ये काफिर बताएंगे। जो मुसलमान गीता पढ़ते हैं उनको ये काफिर बताएंगे। डॉक्टर तारिक फतेह से बड़ा कोई स्कॉलर नहीं हो सकता है मेरे अनुसार। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं रहे, पर उनका साफ कहना था कि पूरे विश्व में जन्म लेने वाला व्यक्ति सर्वप्रथम सनातनी होता है अपने कर्तव्यों से। सनातन कोई धर्म नहीं, वो एक विचारधारा है जो आपको जीवन जीने का दिनचर्या बताती है। तो हम अपने धर्म का समर्थन करते हैं और वैसे लोगों का विरोध करते हैं जो देश के विरुद्ध गतिविधियां करते हैं। उसमें केवल मुसलमान नहीं, हिंदू भी है। ये कन्हैया कुमार बेगूसराय वाला दिल्ली में जाकर भारत को टुकड़े करने की बात कर रहा है, ये मुसलमान नहीं, हिंदू है। तो हम वैसे सभी लोगों के विरुद्ध हैं जिसके लिए एक अलग नैरेटिव पेश किया गया कि मैं भड़काऊ बोलती हूँ, मैं दंगाई हूं। तो लोगों ने अपने अपने अनुसार अपनी विचारधारा फिट की। लोगों का मानना यह है कि राजनीति में जब जब चमकना है, यहाँ मैं नाम नहीं लूंगा, एक बड़े नेता, बड़े कद्दावर नेता है बिहार के, बहुत मिनिस्टर भी हैं वो, उनका कहना है कि जितनी मैं गाली दे देकर यहाँ, उनसे पूछा मीडिया में, पत्रकारों ने पूछा कि आप यहाँ तक का सफर आप बताइए, कि उसने सफर कुछ नहीं है, बस मैं यहाँ तक जो पहुंचा गाली देकर पहुंचा, जितनी मैं गाली बकूंगा। तो इसका मतलब, इसका क्या मानना, मतलब क्या है इसका, ये क्यों इस तरीके की बात करते हैं? जैसे कि सोफिया कुरैशी को एक मिनिस्टर ने पीछे, सोफिया कुरैशी ने, आपको पता ही है क्या किया, बिल्कुल, है नहीं? बिल्कुल। लेकिन एक मिनिस्टर ने उसको कह दिया कि आतंकियों की बहन है। ये गलत है। देखिए, इसको मैं कतई भी समर्थन नहीं करती हूँ। सोफिया कुरैशी सर्वप्रथम वो एक, उनको कहते हैं ना, जो हमारे देश के लिए अपने प्राण को न्यौछावर करने के लिए तैयार होती है, उनको हमारे देश में वीरांगना बोला जाता है, महारानी की उपाधि दी जाती है। तो सोफिया कुरैशी किस मजहब, किस पंथ से है ये जरूरी नहीं, वो देश के लिए कितनी निष्ठावान है मेरे लिए ये जरूरी है। एक इसी देश में सोफिया अंसारी जैसी लड़कियां हैं जिसको समर्थन करते हैं, मिलियन बिलियंस में फॉलोअर्स हैं, जो लड़कियां अपने अंग प्रदर्शन कर रही हैं। एक दूसरी तरफ सोफिया कुरैशी है जिन्होंने देश को गौरवान्वित करने का कार्य किया। तो उनके लिए इस प्रकार की टिप्पणी का मैं कतई समर्थन नहीं करती। लोगों का मानना यह है कि खुशबू पांडे का जो स्टंट है, ये सब राजनीति में आकर के, और बड़ा कोई बड़े बड़े चुनाव की तैयारी, आगामी होने वाले चुनाव विधानसभा के आ रहे हैं, उसके बाद में फिर सांसद के चुनाव आएंगे, क्या आप इसकी तैयारी में लगे हैं? देखिए, हम बड़े ही धार्मिक व्यक्ति हैं और आगे क्या होने वाला है हमें नहीं पता। हम मानते हैं कि अपने कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। यदि तुम सच्चे धार्मिक हो तो, अगर तुम सच्चे सनातनी हो तो तुम कौन से अच्छे कर्म कर रहे हो जिसका तुम्हें अच्छा फल मिलेगा, इस उम्मीद में मत रहो। क्योंकि होई है सो ही जे राम रची राखा, को करीब तर्क बढ़ावे सका। अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या हम राजनीति में आएंगे, तो ये भारत है और खास करके ये बिहार है जहाँ पे हो सकता है, जहाँ पे एक बच्चा जब जन्म लेता है, उसके जन्म लेने से उसके मरने तक उसके साथ राजनीति होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके परिवार वाले उसका जो गिफ्ट आता है उसे खोल के देखते हैं, इस परिवार ने इतने इतने दिए, तो उसके घर में बच्चा हुआ तो हम भी इतना ही देंगे। ये भी एक प्रकार का राजनीति है। ज्यादातर लोगों का मानना है, और हमने भी देखा है, जितने भी आपके वीडियोस हैं फेसबुक पर या आती हैं, तो आपने जो भी आप बात करती है वो कटाक्ष करती है एक समुदाय के ऊपर। इसके अलावा कभी ये बात नहीं करती कि हमारे बिहार से, पूरे भारत में एक बिहार प्रदेश एक ऐसा है कि यहाँ से पलायन की मात्रा सबसे ज्यादा है। मेरे ख्याल से आप बीजेपी में हैं,
नहीं नहीं नहीं, पहले तो क्षमा करें, मैं पार्टी में बिल्कुल भी नहीं आप नहीं है, लेकिन इसके बारे में आप कभी नहीं कहती कि पलायन कैसे रुकेगा? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल कहती हूँ। दारूबंदी से कितना बड़ा नुकसान है, कितना बड़ा फायदा है, इसके बारे में आप कभी नहीं बोली। तो हमें प्लीज बताएं कि पलायन, कोई भी सरकार भारत में आ जाए, यहाँ कोई भी सरकार आती है, पलायन के बारे में कोई बात नहीं करता, ना कोई रोकता है। हाँ, ट्रेन दे सकते हैं, अच्छी ट्रेन दे सकते हैं, आपके आने जाने के लिए, मजदूरों को यहाँ से जाने के लिए, काम करने के लिए पूरे देश में ट्रेन दे सकते हैं जाने के लिए, लेकिन उसे रोकने की प्रयास नहीं करते। कारण? देखिए, हम बयानबाजी में बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं। आप बयान दे सकते हैं, मीडिया के सामने चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, परंतु हम बिहार के जमुई जिला के मलयपुर के गांव की हैं। हमारा जन्म ही यहाँ हुआ है। हमने यहाँ पर रहकर हर प्रकार की राजनीति देखी है, और सबसे गंदी राजनीति अगर बिहार में आज भी जो बिहार को पीछे भेजने का कार्य कर रही है, तो वो है जात के नाम पे राजनीति। यहाँ पे जात के नाम पे इतना समीकरण बना हुआ है, ये कह रहे हैं कि हमारा जात का नेता खड़ा हुआ, हम उसको वोट देंगे, हमारा जात का नेता खड़ा हुआ, हम उसको वोट देंगे, हमारे बिरादरी का हुआ, हम उनको देंगे। और उससे भी बड़ी बात है कि एक ही जाति में 10 नेता उनके खड़े हो रहे हैं। आप किन किन को वोट दोगे, और आप किन से उम्मीद रखोगे कि ये आएंगे और पलायन रोकेंगे? आप किन से उम्मीद रखिएगा कि ये आएंगे जंगल राज रोकेंगे? एक समय था जो हमारे पिताजी दादाजी बताया करते थे कि शाम 6 बजे के बाद लड़कियों का कुछ पता नहीं होता था, उठा ली जाती थी। अनेकों कार्य होते थे, बलात्कार के किस्से तो ऐसे आम थे जो हम और आप कह भी नहीं सकते। तो ये घटनाएं पहले भी होती थी, आज भी हो रही हैं, इस पे पूर्ण रोक नहीं लगा है। और मैं आपको फिर से कह दूं, चूंकि आपने कहा कि मैं बीजेपी से हूं, तो मैं बता दूं, मैं उस पार्टी का समर्थन करती हूँ जो पार्टी देश धर्म का समर्थन करता है। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में थे, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सभी कांग्रेसी के विरुद्ध हूँ, है ना? तो ऐसे लोगों को गुमनाम कर दिया गया जिन्होंने देश के लिए अपनी देशभक्ति को प्रूव किया। अब बीजेपी के साथ क्या है? बीजेपी के टिकट पर मोदी जी ब्रांड है, अगर विदेश में भी किसी को जीतना है तो मोदी जी को लेके जाते हैं। योगी जी ब्रांड है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि बीजेपी के टिकट पर मोदी जी के चेहरे पर और हिंदू और कुछ अच्छे लोग, जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम को पूजने वाले, अब्दुल हामिद को पूजने वाले ऐसे देशभक्त भी शामिल हैं, जिनके वोट को इकट्ठा करके इनके द्वारा खड़े किए गए जनप्रतिनिधि चुनाव जीत तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे ही विचारधारा को में मन मुटाव करके हमारा ही अपमान करते हैं। यही मेन कारण है जिसकी वजह से बिहार की प्रगति रुकी हुई है, क्योंकि जीतने के बाद नेताओं को कोई चीज से मतलब नहीं होता। जीतने से पहले तो अनेक लोग अनेक दावे ठोकते हैं। 2020 के चुनाव में भी हमने बहुत से उम्मीद किए थे कि 20 जम्मू में एक अच्छी शासन व्यवस्था होगी, अच्छी चीजें होंगे, पर हम संतुष्ट नहीं हैं, हम संतुष्ट नहीं हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है बिहार में। कानून बनता बाद में, टूट पहले जाता है, धड़क से गोली मार देते हैं। लॉ एंड ऑर्डर बहुत कमजोर है। क्यों? क्या कारण है? कोई भी नेता पहल नहीं करता है। क्यों नहीं करते यहाँ के नेता? वादे तो सब करते हैं कि मैं ये कर दूंगा। अभी चुनावी माहौल चल रहा है, विधानसभा का चुनाव चल रहा है बिहार का, मुख्यमंत्री का, अपने उनके मुखिया का चुनाव होना है। तो ये लोग कहते सब कुछ है, लेकिन सारे वादे, सारी बातें हवा हवाई। फिर पता लगता है कि वही नेता जो वादे कर रहा है जनता के बीच में, वही नेता फिर उसमें लिप्त हो जाता है। ये तो सत्य है, परंतु कहीं ना कहीं आपको इसका गलत परिणाम देखने मिल गया होगा। अगर आप बुरा ना माने तो ये राम जी का मंदिर ही था ना, अयोध्या राम मंदिर, जिसके बदौलत पूरे भारत में डंका किया जा रहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनी है भारतीय जनता पार्टी, जिसके प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी है। क्या हुआ? अयोध्या हार गए ना। बिल्कुल हार गए। तो ये अयोध्या में हारना बीजेपी की नहीं, उन उन सब के मुंह पे एक ऐसा तमाचा है, करारा तमाचा है जो उनको दिखाई नहीं दिया। तो यदि वो इन परिणामों से अगर अपने अंदर बदलाव नहीं करते हैं, तो हार का सामना हर जगह करना होगा, पलायन की समस्या हर जगह होगी। केरला, कश्मीर, बंगाल, राजस्थान, झारखंड, सभी जगहों पे पलायन होते आ रही है। बहुत जगह पे पूर्णतः खत्म हो चुके हैं। जो लोग हैं, जो देश धर्म के लिए कार्य करना चाहते हैं, समाप्त हो गए। बिहार पे अब लोगों की नजर जा रही है। अगर अयोध्या का परिणाम देखने के बाद भी बिहार के लिए कोई एक, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमें उम्मीद तो भारतीय जनता पार्टी से है। हाँ बिल्कुल है ना?
लोग कहते हैं कि क्या आपके साथ इतनी घटनाएं हुई, पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी है, जमुई जिला में भारतीय जनता पार्टी है, फिर भी आपके ऊपर हमला हुआ। पता होगा आपको 16 फरवरी की घटना, उसके बाद आपको 48 दिन की जेल हुई। तो ये क्यों? तो हमारा जवाब है कि ना ही खुशबू पांडे पर हमला होता और ना ही खुशबू पांडे 48 दिन के लिए जेल जाती। यदि यदि बिहार में योगी जैसे मुख्यमंत्री, रवि किशन जैसे सांसद, राजा भैया जैसे विधायक, अनित चौधरी जैसे ऑफिसर, अगर ऐसे लोग होते तो ना ही खुशबू पांडे जेल जाती और ना ही उसके ऊपर जानलेवा हमला कर होता और ना ही जो आप पलायन की समस्या कह रहे हैं ये हमारे राज्य में इस प्रकार बढ़ पाता, क्योंकि लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोगों को मतलब नहीं, उनको मतलब केवल 5 साल के बाद ही होगा। वो 1 महीना 2 महीना ज्यादा से ज्यादा 3 महीना पहले नेता निकलेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, 2-3 कार्य करवा देंगे, रोड बनवा देंगे, शिलान्यास करवा देंगे, मंदिर के नाम पे शिलान्यास करवा देंगे, कभी हमारा ये धाम के नाम पे शिलान्यास करवा देंगे, वो धाम के नाम पे करवा देंगे। एक्चुअल में जमीन पे उतर कर काम करना किसी नेता को नहीं आता, चाहे वो कितना ही जमीन से जुड़कर क्यों ना रहे। जो लोग सोना और चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हों वो सही राजनीति नहीं कर सकता। अगर राजनीति करना है तो सीखें किस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री जी जो एक प्रधानमंत्री होने के बाद भी फटी हुई धोती पहनकर अपने देश का उत्थान के बारे में सोच रहे थे। राजनीति उन्हें कहा जाता है। अभी अभी आपने कहा कि मैंने बीजेपी का नाम लिया, आपने मना कर दिया, लेकिन आप किसी कारण से किसी भी राष्ट्रीय दल में मतलब दल में आती हैं, राजनीति में आती हैं, तो अगर चुनाव लड़ती हैं, जीत कर अगर आप आती हैं किसी भी चुनाव में, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे वो सांसद का हो, तो सबसे पहले कार्य आप कौन सा करेंगे, कौन कौन से करेंगे, क्या सुधार करेंगे अपने उस जिले से जहां से आप जीत कर आए? देखिए, मैंने क्या कहा कि अगर व्यक्ति का विकास रुकता है, यदि राज्य का विकास रुकता है यहाँ की वजह से, उसके मानसिकता की वजह से, हमने क्या पढ़ा है, हमारे बिहार का इतिहास है, वो बिहार जिसने शून्य दिया, वो बिहार जिसने आर्यभट्ट को जन्म दिया, वो बिहार जिसने चाणक्य को जन्म दिया, वो बिहार जिसने राजनीति दिया, वो बिहार जिसने सम्राट अशोक को जन्म दिया, वो बिहार जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को जन्म दिया। इतिहास पकड़ के हम कब तक बैठे? अरे ये वही बिहार है जहाँ पे एक ठिप्पा छाप मुख्यमंत्री थी और उसके अंदर हम जैसे लोग जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं, वैसे लोग वगैरह उसके अंदर आईएएस वगैरह उनको सलामी ठोकते हैं। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है? और वैसे लोग अगर जीतते हैं केवल जात के नाम पर, तो मैं चाहूंगी कि बिहार राज्य को सर्वप्रथम जातों से मुक्त करवाया जाए। यहाँ जो लोगों की मानसिकता मन में बैठी है ना कि हमें विकास से मतलब नहीं, हमारा जात खड़ा होगा हम उसको देंगे, ये सबसे बड़ा विकास को रोकने का सर्वप्रथम कारण मैं जात को मानती हूँ। उनको ये बताना होगा कि जिस भगवत गीता का आप विरोध ये सोच के कर रही हो कि ये आपको जातों में विभाजित कर रहा है, उसी भगवत गीता ने बताया है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण क्रम विभागता, जन्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण बनो, कर्म से राजपूत बनो, कर्म से वैश्य बनो, कर्म से शुद्ध बनो। जिस दिन अपने लोग, जिस दिन इस देश के नागरिक अपने अपने मूल कर्तव्यों को, अपने वर्ण के कर्तव्यों को समझने लगे, चूंकि हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मणों का काम प्राचीन काल से रहा है अपनी संस्कृति को फैलाना, वेदों की रचना करना, अपने धर्म का प्रचार करना, जो हम कर रहे हैं। जिस दिन ये सभी जात के लोग, सभी व्यक्ति, सभी वर्ण, सभी पंथ के लोग अपना अपना कार्य सुनिश्चित कर उस ढंग से करेंगे, उस दिन हमारा बिहार तरक्की करेगा। दिल्ली और सभी प्रदेशों में लगभग हम जहां जहां हिंदी बोली जाती है अपनी टीम को लेकर के हम जाते हैं, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क भी है, मैगजीन चलाते हैं, न्यूज़पेपर चलाते हैं, अपने मेंबर्स बनाते हैं। चर्चाओं में था मामला कि खुशबू पांडे के यहाँ कोई मुस्लिम नहीं जा सकता इंटरव्यू लेने के लिए। मैं खास करके एक समुदाय, मैं अलग समुदाय से हूँ, मेरा नाम नईम खान है, मैंने शायद आपको पहले भी बताया था और मैं अपने सारे दर्शकों को बता रहा हूँ कि मेरा नाम नईम खान है और कानूनी जंग मैगजीन और न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर चलाते हैं जो दैनिक है, और खुशबू जी के घर आए हैं और सिर्फ ये जानने के लिए कि विशेष समुदाय को टारगेट, मेरा फिर दोबारा यही सवाल है कि क्यों करते हैं आप और क्या उनके लिए संदेश होगा अच्छे और बुरे के लिए। ये मैं मानता हूं कि मुस्लिम समुदाय में सभी, हर समाज में सभी तरह के होते हैं, हिंदू में किसी में ज्यादा होते हैं, किसी में थोड़े होते हैं, जयचंद हमारे में भी तो थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहूंगा जो अच्छे मुस्लिम हैं
क्योंकि बहुत ऊंची आवाज से आप आज बोल नहीं है, क्योंकि मेरे ऐसे तीखे सवाल है भी नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि मैं देखता हूँ कि अब आप अगले समझ दिन गए होंगे कि क्या होता है हमारे साथ। मुँह में अगर माइक घुसेड़ के पूछा जाएगा कि बताइए कन्हैयालाल को क्यों मारा गया? तो जवाब भी वैसा ही निकलेगा। वैसे ही निकला, लोग उसी आवाज के साथ निकला। उसी आवाज के साथ निकलेगा। हाँ, तो खुशबू जी मैं ये कह रहा हूँ कि जो अच्छे सब मतलब मुस्लिम समुदाय में जो अच्छे समाज के लोग हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहती हैं आप, जो नाराजगी कुछ दूर हो जाए? कोशिश मैं ये करता हूँ बिल्कुल, कि आपको बिल्कुल, बड़े लेवल पर जाना है, बिल्कुल। जहां तक हम देख रहे हैं कि आपको बहुत ऊंचे लेवल पर जाना है। ऐसी महारानियां बहुत कम पैदा होती है देश में, तो उनके लिए क्या संदेश है मुस्लिम समुदाय के लिए, जो अच्छे लोग हैं उनके लिए? बुरे के लिए तो सर्वप्रथम छोड़ ही दिए। जो एक अच्छे मुसलमान के तौर पे हमारे सामने बैठे हैं नईम भाई। तो सर्वप्रथम तो मैं इनका धन्यवाद करती हूँ और इनका स्वागत करती हूँ कि ये हमारे आवाज पर आए। और जितने भी अच्छे मुसलमान जो कलाम को पूजते हैं, जो अब्दुल हामिद को पूजते हैं, जो रसखान को पूजते हैं, उनको इस देश के नागरिकों ने और हमारे जैसे हजारों हिंदू शेरनी ने हमेशा पूजा है और हमेशा पूजेगी। परंतु आज हम फिर से कह दें, इस देश में कसाब और अफजल गुरु के वंशज नहीं पलने दिए जाएंगे। बिल्कुल और कलाम के वंशज तब भी पूजे गए थे और आज भी पूजे जाएंगे, आने वाले काल में भी पूजे जाएंगे। इस वजह से भारत महान है, इस वजह से ये हिंदुस्तान है, क्योंकि यहाँ सम्मान दिया जाता है उन्हें जो सम्मान के हकदार हैं। हकदार हो, लायक, यही बात है। इस देश में रहते इस देश की बात करें, बिल्कुल। अच्छा ही है। तो ये थी खुशबू पांडे जी, और हमारे चैनल को लाखों दर्शकों को व्यूअर्सों को कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल द्वारा आप? बस इतना ही कहना चाहेंगे कि देश धर्म के प्रति, अच्छे कार्यों के प्रति इस देश के सभी नागरिक का ये सर्वप्रथम कर्तव्य बनता है कि देश हित में जितने भी कार्य हो रहे हैं उसमें भागीदारी बने, ना कि उसका विरोध करके देश के माहौल को खराब करें, ना कि माहौल खराब करके देश की संपत्ति को जलाने का कार्य करें, ना कि देश में माहौल खराब करके विदेश से आए नेताओं के सामने भारत की छवि धूमिल करे, जैसे कि शाहीन बाग में हुआ करता था। मैं वैसे लोगों का विरोध करती हूँ जो देश की छवि को खराब करना चाहते हैं, धूमिल करना चाहते हैं। और आप सभी से निवेदन करूंगी कि जो हमसे नफरत करते हैं और जो लोग हमें अभी तक समझ नहीं पाए हैं, आए। यदि आप वाकई में सच्चे पक्के अच्छे मुसलमान और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जो कलाम को पूजते हैं, जो उस गीता का सम्मान करते हैं जिस गीता का सम्मान हमारे एपीजे अब्दुल कलाम और रसखान भी किया करते थे, तो आप सदैव पूजनीय हैं। आपका ये देश है, आप यहाँ रहेंगे। और हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि देश की व्यवस्था को खराब ना करें और जितनी हो सके सच्चाई को पहले समझे, तभी अपनी प्रतिक्रिया दें। तो ये थी खुशबू पांडे, और जिन्होंने बताया कि मुस्लिम समुदाय में सभी तरह के, यानी हर समुदाय में, हर बिरादर में, हर जाति में सभी तरह के लोग होते हैं। उन्होंने कुछ अपने पास नहीं रखा, सब कुछ खोल के बता दिया है, और ये भी बता दिया है जो इस देश को मानने वाले हैं, जो इस देश के चाहने वाले हैं, उनके लिए भी संदेश दे दिया है, और उनके लिए भी संदेश दे दिया है जो यहाँ की विचारधारा से ताल्लुक नहीं रखते हैं। और चूंकि अभी आपने एक चीज कहा कि मेरा एक कट्टर चेहरा है जिसकी वजह से पूरे मुसलमान समाज शायद मुझसे नफरत करते हो, डॉक्टर रिजवान अहमद जो हमारे बीच मौजूद है, उनसे बड़ा शायद मुस्लिम स्कॉलर को नहीं होगा। जब हमारे ऊपर हमला हुआ तो शायद कोई हिंदू समाज खड़ा हुआ हो ना हुआ हो तो बात की बात है, परंतु सर्वप्रथम ट्विटर पर उस पोस्ट को ट्रेंड करवाने वाले, हमारे लिए आवाज उठाने वाले डॉक्टर रिजवान अहमद थे। तो आपके चैनल के माध्यम से आज मैं उनको धन्यवाद भी करना चाहूंगी। थैंक यू।